आर वी ऑल सेट? तो जोरदार तालियां सबसे पहले अपने लिए हो जाए, कम ऑन। और उसके बाद में जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए, जो कि हमें बहुत कुछ बताने वाले हैं। मिश्रा सर हमारे साथ में बैठे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। संस्कृति युवा संस्था जो कि हर साल जयपुर को कुछ ना कुछ हेल्दी जो है फील करवाती रहती है। तो बहुत बहुत आप सभी का स्वागत। माय एफएम से मैं आरजे कार्तिक। शुरुआत में कहना चाहता हूँ, किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि ज़िंदगी छोटी नहीं होती है। हम लोग बड़ी देरी से जीना शुरू करते हैं, जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक वापस लौटने का वक्त हो जाता है। वो अलार्म बज जाती है ऊपर से कि बेटा चलो। तो जब तक हम समझ पाते हैं कि क्या करना चाहिए था, क्या खाना चाहिए था, तब तक बहुत देरी हो जाती है। तो कैसे वो देरी ना हो, उसके लिए टेक चार्ज एट 18, 18 की उम्र में। कितनों के पास लाइसेंस है यहाँ पे? कितने सारे लाइसेंस वाले हैं? लाइसेंसधारी लाइसेंस है सबके पास? बिना लाइसेंस वाले तो नहीं चला रहे गाड़ी। तो वो लाइसेंस जो है हेल्दी लाइफस्टाइल का, वो कैसे लिया जा सकता है? हमारे साथ में डॉक्टर संजीव शर्मा हैं, जो कि डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, इटर्नल हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये टेक चार्ज एट 18 जो कह रहे हैं हम लोग, इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, अगर आप बताएं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट जो कि पंडित सुरेश मिश्रा जी मेरे सामने हैं, और मुकेश मिश्रा जी, नरेशान शर्मा जी और पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम ने एक बहुत ही अच्छे से एक होलिस्टिक और वेलबींग के लिए जो प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है। सेकंड एडिशन है, फर्स्ट एडिशन का भी हम पार्ट रहे हैं। फर्स्ट एडिशन अच्छा था, सेकंड एडिशन को और भी अच्छा, और आने वाले टाइम में इसको और भी नेक्स्ट लेवल पे जाना है, उसकी शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ। और ये जो प्रोग्राम के लिए अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे सारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रोटरी फ्रेंड्स हैं, और हमारे एलीट जहाँ पे मैं रहता हूँ उस क्रिकेट क्लब के, और जितने भी क्लोज हमारे नियर डियर वंस हैं, उनको सबको मेरा आभार आज ज्वाइन करने के लिए। ये जो प्रोग्राम है हार्ट हेल्थ पे, ये 45 मिनट्स के प्रोग्राम में हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स आप सबको मिलें, और उनको अगर आप अमल में लाएंगे तो फ्यूचर में आप हार्ट से होने वाली डेथ्स को और ओवरऑल वेलबींग को प्रमोट कर पाएंगे, और हार्ट ही नहीं सब तरह की बीमारियों से बच पाएंगे। जो फर्स्ट जो है पंच लाइन है, टेक चार्ज एट 18। अभी 18 साल की उम्र का जिक्र किया आरजे कार्तिक ने। 18 साल की वो उम्र है जब हम ट्रांजिशन फेज में होते हैं। जैसे बताया कि आप स्कूल एज से कॉलेज एज की तरफ जाते हैं, आप लाइसेंस बनवाते हैं, आपका बैंक अकाउंट खुलता है, पैन नंबर मिलता है, यू बिकम इंडिपेंडेंट। ये वो समय है जब हम हार्ट का भी एक लाइसेंस लें। हमारी प्रैक्टिस में हम रोज़ाना ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो हमारे ओपीडी में आते हैं, 25 साल की उम्र है, 28 साल की उम्र है, और उनको अनकंट्रोल डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है, साथ ही में हार्ट पे और किडनी पे भी असर हो चुका है। उसका रीज़न ये है कि ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, इनको हम साइलेंट किलर कहते हैं। किसको? डायबिटीज़ को, हाई ब्लड प्रेशर को और हाई कोलेस्ट्रॉल को। क्यों साइलेंट किलर कहते हैं? क्योंकि इनके सिम्टम नहीं होते। जैसे हेडेक होगा तो आप तुरंत गोली मांगेंगे, बुखार आएगा पूरा शरीर कमजोर पड़ जाएगा, तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे कि भाई बुखार आया है और शरीर में जान नहीं है, क्योंकि सिम्टोमेटिक है। लेकिन ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल सिम्टम नहीं है, तो अपन चेक भी नहीं करवाते यंग एज में कि बोले बच्चे की उम्र है 18 साल का, 20 साल का, इसको चेक कराने की क्या जरूरत है। लेकिन ये नहीं मालूम कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री चल रही है और आपने अगर उसको सही समय पे आपने पकड़ लिया कि हाई बीपी है या हाई कोलेस्ट्रॉल है 18 साल में, 20 साल में, और आपने लाइफस्टाइल फॉलो करी, कंट्रोल किया, अगर लाइफस्टाइल से कंट्रोल नहीं हुआ, दवा ली, अगर कंट्रोल में आ गया, तो आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आपकी एज वाले जिसको कोई बीमारी नहीं है उसके बराबर ही रहेगी। जब 70 ईयर्स वो जिएगा तो 70 ईयर्स आप भी, अगर आपने कंट्रोल किया। अगर अपने हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज़ हाई है लेकिन उसको आपने कंट्रोल नहीं किया, तो कम से कम 20 से 25 साल, जो बीमारी औरों में 70 साल की उम्र के बाद में होनी है, हो सकता है आपको 40 साल, 45 साल, 50 साल में हो जाएगी। तो टेक चार्ज एट 18, यानी हमको सबको प्रमोट करना चाहिए कि सारे बच्चे जो स्कूल से कॉलेज एजुकेशन के लिए जाएं, उस टाइम पे अपना ब्लड प्रेशर, अपना ग्लूकोज लेवल, अपना लिपिड वैल्यू और ब्लड प्रोफाइल, यूरिन टेस्ट जरूर कराएं। और एक और बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों को कि यंग एज में, अभी 26 साल 28 साल की उम्र है, अगर अभी दवा लेगा तो उसकी आदत पड़ जाएगी ज़िंदगी भर। और दूसरा क्या होता है कि लंबे समय तक दवा लेने पे उनको
साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सबसे पहले आपको एडवाइस करते हैं लाइफस्टाइल फॉलो करिए, जिसमें कि हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन कंट्रोल करिए। अगर नहीं होता है तो दवा अगर आपको स्पेशलिस्ट देता है तो उसको लीजिए, रिलीजियसली फॉलो करिए, जब बुलाए जाइए, चेक कराइए, उसको कंट्रोल में रखिए। तो आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है आपकी हम उम्र जिनको कोई भी बीमारी नहीं है उनके बराबर ही रहेगी। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 45-50 साल की थी, अब 70 साल तक पहुंच गई है, और विकसित देशों में ये 80 साल को क्रॉस कर रही है। तो ये तभी संभव है जब हम अर्ली एज से इनको डिटेक्ट कर पाएँ और उनको फॉलो करें एक्सपर्ट एडवाइस, ताकि फ्यूचर में होने वाले स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर और किडनी फेलियर से बच सकें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टेक चार्ज एट 18। और मैं धन्यवाद देता हूँ आरजे कार्तिक को आज हमारे को ज्वाइन करने का और इस सेशन को मोर लाइवली बनाने का। तो दिस इज द फर्स्ट पंच लाइन, टेक चार्ज एट 18। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। राइट, आप लोग समझ गए 18 की उम्र में जांच करवानी बड़ी ज़रूरी है ताकि हम अर्ली जो है डायग्नोज करें और उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। या स्पेशली ये मैसेज है जो यंग क्राउड पीछे बैठे हैं, जो स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें शोर हो रहा है, वो आपस में बातें करने में सिर्फ मशगूल हैं। तो बच्चों के लिए है ना, प्लीज़ कीप क्वाइट और एक सुनिए, ये आपके लिए मैसेज है, क्योंकि आप ही हमारा फ्यूचर हैं। अगर ये सब चीज़ें अगर अपने से फॉलो करेंगे तो भविष्य में आप औरों को भी बचा पाएंगे। तो कृपया शांत रहिए और अच्छे से सुनिए, बच्चों के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट है ना। 18 साल वाले कितने यहाँ पे? 18 साल जिनकी उम्र 18 हो चुकी है, 18 इधर की तरफ। तो कम से कम जो 18 वाले हैं वो तो चुप रहे हैं, क्योंकि आप ही के लिए कह रहे हैं ये, ठीक है? बाकी तो चुप बैठे ही हैं। पीछे वाले साइलेंस प्लीज, अभी सही है। तो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में हेल्थ लाइसेंस भी लेना जरूरी है। हाँ, नहीं वो टीचर की भी आदत पड़ी हुई है ना सर, जब तक साइलेंस प्लीज नहीं आता, फील नहीं आता। तो अगला सवाल मैं इनसे पूछ रहा हूँ, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप में से कितनों को लगता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो 75-80 साल जीऊँगा? कितने ऐसे मान के चल रहे हैं ईमानदारी से? पीछे की तरफ जिनको ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं फिट रहूँगा, फाइन रहूँगा, मज़े करूँगा, 80 तक जीऊँगा, कितने? वाह, अभी भी कुछ तो पास वाले करें, तुझे नहीं लग रहा? रुक जाओ, हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर। आप में से कितनों ने सुना है कि कोई अस्पताल गया डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए, वेट कर रहा था वेटिंग एरिया में और वहीं डेथ हो गई? सुना है किसी ने? कितनों ने सुना है कि स्पीच दे रहे थे जैसे मैं दे रहा हूँ या बोल रहा हूँ, उसी वक्त डेथ हो गई? कितनों ने वो वीडियो देखा है जिसमें बारात में डांस कर रहा था, डांस करते करते डेथ हो गई? देखा है? कितनों ने वो सीसीटीवी वाला वीडियो देखा है जिसमें वो गली में से निकल के आ रहा था, दोस्तों के साथ अचानक से छींक आई और गिर गया और डेथ हो गई? ये जो आजकल हो रहा है जिसे कह रहे हैं सडन कार्डियक डेथ, इसका रीजन क्या है सर? सबसे पहले अगर आप वो बताएं। देखिए, ये भी बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है, आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, सडन कार्डियक डेथ इन यंग। आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ महीनों में राजू श्रीवास्तव जी बोले वो ट्रेडमिल कर रहे थे, करते करते अनईजी हुए, वो कोलैप्स हो गए। उससे पहले वो सिंगर जो के हैं वो कलकत्ता में परफॉर्म कर रहे थे और परफॉर्म करने के बाद में अनईजी फील किया और ही कोलैप्स्ड। ऐसे ही वो क्रिकेटर थे डीन जॉन्स, जो शायद बॉम्बे में ही शायद वो थे, और उनको अनईजीनेस हुई अपने होटल में ही, और जब तक वो मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करते ही कोलैप्स्ड। अब्दुल कलाम जी जो गुवाहाटी में वो अपना स्पीच दे रहे थे, स्पीच देते देते एकदम से कोलैप्स हो गए और फिर दोबारा रिवाइव नहीं हुए। तो ये क्या है जो 15 मिनट पहले वो व्यक्ति जो एकदम स्वस्थ दिख रहा था, एकदम खड़े होकर भाषण दे रहा था, कोई सिम्टम नहीं थे, और 5 मिनट बाद में वो कोलैप्स हो गया? तो वो क्या वजह है? देखिए, क्या होता है कि जब भी हार्ट अटैक आता है तो उसमें से 15% व्यक्ति, हार्ट अटैक क्यों आता है आपको तो मालूम है ही, कि हमारे हृदय की जो नस है, धमनी जिसको कहते हैं, आर्टरी कहते हैं, उसके अंदर की सतह पे जो चर्बी है वो क्रैक होती है, और उसके फटने से उसके अंदर की सतह जो है उसके ऊपर क्लॉट बनने लगता है, थक्का बनता है, जो प्लेटलेट बोलते हैं ना, हमारी थक्का बनाने वाली कोशिकाएं प्लेटलेट्स, वो थक्का बनता है, और थक्का बन के जैसे ही वो फ्लो को बंद करती है तो जो मांसपेशियां डैमेज होने लगती है, तो पेन होता है, कई बार पेन नहीं भी होता, और जैसे ही वो मांसपेशियां डैमेज होती है तो वो कई बार वेंट्रिकुलर एरिथमिया प्रोड्यूस करती है, जिसको बोलते हैं VTVF, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन।
उसकी वजह से क्या होता है, जिस नॉर्मल हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है 70 बार 80 बार, जब वो फिब्रिलेट करता है एरिथमिया की वजह से तो वो एकदम से 200-300 करता है और वो इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। उसको यूं करना चाहिए, उसकी बजाय वो हल्का हल्का यूं करने लग गया, तो फिब्रिलेट करने से इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता और वो 250-300 बार यूं हार्ट फिब्रिलेट करता है। उसके फलस्वरूप बीपी गिर जाता है। इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट का तो बीपी 120-80 रहेगा। जब ऐसे 250-300 बार ऐसे फिब्रिलेट करेगा तो बीपी गिर के 20 आ जाएगा, बीपी अनरिकॉर्डेबल हो जाएगा। बीपी गिरने से दिमाग में ब्लड का फ्लो नहीं जाता है और मरीज बेहोश हो जाता है। और ये जो ब्लड का फ्लो है हमारे दिमाग में नहीं बल्कि किडनी, लिवर, हार्ट सब जगह बंद हो जाता है। और ये 2 से 3 मिनट का समय होता है। अगर आपका ये हीमोडायनामिक कोलैप्स, ब्लड प्रेशर के फॉल होने की वजह से हम बेहोश हुए, उसमें तुरंत आपने अगर इफेक्टिव CPR बोलते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, और हम जनरल पब्लिक के लिए बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट, अगर आप ये उसको तुरंत कार्डियक मसाज देना शुरू कर दें और दूसरा व्यक्ति तुरंत पास में एम्बुलेंस या मेडिकल हेल्प को कॉल करे, और जब तक हेल्प आती है पैरामेडिक मेडिक स्टाफ आते हैं तब तक आपने उसका CPR किया, और फिर पेशेंट को तुरंत पास में नियर बाय हॉस्पिटल ले गए और उनका पूरा आगे का ट्रीटमेंट होता है, तुरंत आपने वेंटिलेटर पे ले लिया, एंजियोग्राफी करके ब्लॉक को लिया, तो उसके बचने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और ये सब चीज़ें यूरोप और अमेरिका जो विकसित देश है वहाँ पे जनरल पब्लिक में कम से कम आप मान लीजिए 25-30-40-50% लोग CPR के बारे में जानते हैं। हमारे हिंदुस्तान में मैं नहीं मानता कि 2 से 4% व्यक्ति भी जानते हैं कि कैसे कार्डियक मसाज करनी है। तो इसी को लेकर के आज हमने ये CPR का नेक्स्ट 15 मिनट्स में हम दिखाते हैं कि जब भी कोई पेशेंट कोलैप्स हो, आप एक जना मेडिकल हेल्प को कॉल कर रहा है, जैसे अमेरिका में नंबर है 911, हमारे यहाँ 108 है, तो एक जना 108 को कॉल कर रहा है या नियरेस्ट हॉस्पिटल को इमरजेंसी कॉल कर रहा है एम्बुलेंस के लिए, और एक जना CPR कर रहा है। और वो CPR कैसे करना है इसके लिए हमारे क्रिटिकल केयर के एक्सपर्ट डॉक्टर अनिल हमारे साथ में हैं, वो बताएंगे आप नेक्स्ट 15 मिनट्स में। और उसको अगर आप अच्छे से ध्यान से देखिए, समझिए, और फ्यूचर में इसकी जो प्रैक्टिस है वो भी कर सकते हैं। आप डमी पे कभी हमारे हॉस्पिटल आए तो भी कर सकते हैं, तो उससे आप काफ़ी जो डेथ से उनको बचा सकते हैं। तो पहला स्टेप होता है इफेक्टिव CPR, और दूसरा आपने जितने भी ट्रैवल किया है एयरपोर्ट पे, हिंदुस्तान में भी एयरपोर्ट पे है, बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में सारे पब्लिक प्लेसेस, चाहे वो मॉल हो, चाहे तो कॉमन प्लेस हो, कन्वेंशन हॉल हो, एयरपोर्ट हो, उस पर AED लिखी हुए हैं। आपने छोटा सा बॉक्स देखा होगा, उसके पर लिखा है AED, और उसमें एक जिग जैग साइन से लाल कलर में लिखा है, दैट इज़ अ ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये वो डिवाइस है जिसको कि आप तुरंत तोड़ के निकालते हैं और पेशेंट के चेस्ट पे लगा के शॉक करते हैं, और जैसे ही शॉक करते हैं तो धड़कन जो अनियमित थी वो एकदम नियमित हो जाती है, और जैसे ही आपकी 300 धड़कन वाला हार्ट 70 पे आता है, दोबारा से ब्लड फ्लो चालू होता है, पेशेंट एकदम होश में आता है। तो ऐसे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, जनरल पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए। साथ ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस पे काम कर रही है कि ये जो शॉक वाली डिवाइसेस हैं अब सारी पब्लिक प्लेसेस पे आ जाएं, ताकि आप तुरंत उसको शॉक करके उसको रिवर्ट कर दें जब तक कि आपको मेडिकल हेल्प को कॉल किया वो पहुंचती है। तो अभी सबसे पहले हम डेमोस्ट्रेट करते हैं हाउ टू डू ए CPR, बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे करें। डॉक्टर अनिल को मैं आमंत्रित करता हूं, जो हमारे क्लिनिकल चीफ हैं हमारे हॉस्पिटल में, इज ए वेरी मच एक्सपर्ट, डॉक्टर अनिल शर्मा। सर ने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, अभी हम जानेंगे कि बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है। अगर कोई आदमी सडनली अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है, सपोज करते हैं ये आदमी सड़क के किनारे, सड़क के बीच में खड़ा था और सडनली अनरेस्पॉन्सिव हो गया, तो क्या वो स्टेप्स हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट के जो हमको करने चाहिए, किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे इसको। तो पहली बात है कि फर्स्ट स्टेप सीन सेफ्टी। तो क्या ये रोड के बीच में है तो क्या हम यहीं CPR स्टार्ट कर दें? नहीं, क्योंकि ये जगह ना आपके लिए सेफ़ है ना इनके लिए सेफ़ है। सबसे पहले सीन सेफ्टी, तो इसको हम नियर बाई साइड में कहीं भी फ्लैट सरफेस पे किसी की हेल्प से इसको शिफ्ट करेंगे। फ्लैट सरफेस पे इसलिए कि जो हम कार्डियक मसाज देते हैं उसमें बेसिकली हम रुके हुए हार्ट को हमारी चेस्ट बोन और उस फ्लैट सरफेस के बीच में कंप्रेस करके हार्ट का सर्कुलेशन ही हम करते हैं बेसिकली, तो उसको एक फ्लैट सरफेस पे शिफ्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप है सीन सेफ्टी। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है चेक रेस्पॉन्सिवनेस। हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये पेशेंट जो अनरेस्पॉन्सिव हुआ है, अनकॉन्शियस हुआ है, इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अनरेस्पॉन्सिव होना, बेहोश होना कार्डियक अरेस्ट नहीं है।
तो आपको रेस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है। रेस्पॉन्सिवनेस चेक करने के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप लाउड वॉइस में उससे बोलेंगे, क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं, आपको उसके चेस्ट को ऐसे ऐसे करके, क्या आप ठीक हैं। ये पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, अभी भी स्टिल अनरेस्पॉन्सिव है। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है, हम इसकी ब्रीदिंग चेक करेंगे, क्या ये पेशेंट ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सब स्टेप बहुत फास्ट, बहुत जल्दी और बहुत ही प्रिसाइजली कम टाइम में करने होते हैं, क्योंकि अगर ये कार्डियक अरेस्ट है तो हम जितना टाइम वेस्ट करेंगे उतने टाइम के लिए हमारे मस्तिष्क को ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाएगा, उतने ही उसको डैमेज होने की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। तो हमको ब्रीदिंग कैसे चेक करनी है, ब्रीदिंग चेक करने के लिए हमको चेस्ट को स्कैन करके देखना है कि कोई ब्रीदिंग नहीं है। हमने 2 फिंगर्स नोज के सामने लगा के देखी, चेस्ट को स्कैन किया, कोई ब्रीदिंग नहीं है। तो हमने 2 स्टेप किए, पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, पेशेंट को ब्रीदिंग नहीं है। अब उसके बाद में रेस्पॉन्सिवनेस में नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, चेकिंग पल्स। पल्स हमको कौन सी चेक करनी है, पल्स हमेशा हम चेक करते हैं हमारे गर्दन में जो सबसे बड़ी नाड़ी है कैरोटिड, उसकी पल्स हम चेक करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि लेमैन को ये नहीं पता है कि कैरोटिड कहाँ पे होती है। तो कैरोटिड को फील करने के लिए क्या तरीका है, आप अपने चिन से ऐसे 2 फिंगर्स नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। ये हमने सबसे बीच में सबसे प्रोमिनेंस जगह आप देख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं हमारी भाषा में एडम्स एप्पल, ठीक है। इससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये हमारा ट्रैकिया आ जाता है। ट्रैकिया के बाद में इन फिंगर्स को साइड में मूव करेंगे तो एक तरह से मसल्स, 2 मसल्स के बीच में एक ग्रूव फील होगी आपको। इस ग्रूव में थोड़ा सा डेप्थ में हल्का सा प्रेस करेंगे तो आपको अपनी कैरोटिड फील होगी। तो इसी तरह से इसको फील करना है, इसको भी प्रॉम्प्ट करना है एटलीस्ट फॉर 5 सेकेंड्स, बट नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमने ये एडम्स एप्पल, इसके बाद में नीचे ये ट्रैकिया, उसके बाद में ये मसल्स में ग्रूव, ये हमने 2 फिंगर्स को प्रेस किया एटलीस्ट फॉर 5 सेकेंड्स बट नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स, देयर इज नो पल्स। ये हमारा सेकंड स्टेप। सीन सेफ्टी, हमने रोड से उठा के साइड में उसको फ्लैट सरफेस पे ट्रांसफर किया, हमने रेस्पॉन्सिवनेस चेक करी, पेशेंट को कोई रेस्पॉन्स नहीं है, पेशेंट की कोई ब्रीदिंग नहीं है, पेशेंट की पल्स नहीं है, दिस इज कार्डियक अरेस्ट। नेक्स्ट स्टेप, you have to start with high quality CPR. High quality, this is important. High quality CPR and start with chest compression. High quality CPR start with chest compression. तो हमारे जो बेसिक लाइफ सपोर्ट में चेस्ट कंप्रेशन का जो सीक्वेंस है उसमें CAB, C का मतलब है सर्कुलेशन या चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन के थ्रू आप रुके हुए हार्ट को पंप कर रहे हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन स्टेब्लिश हो रहा है। सेकंड स्टेप आता है एयरवे। एयरवे मतलब पेटेंसी, कि हमारा जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसमें कोई ब्लॉक तो नहीं है। कई बार क्या होता है, पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव होता है, इस तरह से वो गर्दन उसकी इस तरह से है तो वो उसमें आपका जो एयरवे है वो चौक हो गया, ब्लॉक हो गया, तो उसको आपको ओपन अप करता है। उसके तरीके भी हम आपको बताएंगे। थर्ड स्टेप आता है ब्रीदिंग, कि आपको रेस्क्यू ब्रीथ देनी है उस पेशेंट को कंप्रेशन के बाद। तो सबसे पहला स्टेप आता है चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन में लोगों के मन में सवाल आता है कि भाई हमको हाथ कहाँ रखना है, कितनी डेप्थ कंप्रेशन, कितनी डेप्थ में कंप्रेस करना है, कितने बार कंप्रेस करना है, कितने कंप्रेशन के बाद में कितनी ब्रीथ देनी है। तो इसका एक प्रोटोकॉल है और उसको आपको एज इट इज़ फॉलो करना है, क्योंकि आप हाई क्वालिटी CPR करेंगे तो ही किसी की जान बचा पाएंगे। इनइफेक्टिव CPR से आप जान नहीं बचा पाएंगे, ठीक है। तो हमारा हाथ की जो पोजीशन है उसमें ये जो हमारी पाम है, इसका ये वाला हिस्सा, हमारी पाम का जो लोअर हाफ है ना, ये हमारा चेस्ट पे आएगा। चेस्ट में कहाँ पे, ये हमारी ब्रेस्ट बोन होती है जिसको बोलते हैं स्टर्नम, स्टर्नम का लोअर हाफ, ठीक है। ये आपकी ब्रेस्ट बोन है, ब्रेस्ट बोन का लोअर हाफ, यहाँ पे आपका पाम आएगा, पाम का लोअर हाफ, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ये आपने हैंड ऐसे किया, उसके बाद में आपका जो एल्बो है वो बैंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका फोर्स जो है वो अपर बॉडी से आएगा, अपर बॉडी एंड शोल्डर्स से, ठीक है। यू हैव टू पुट योर पाम लाइक दिस एंड दूसरे हाथ से उसको इंटरलैकिंग करनी है। दूसरे हाथ से आपने ऐसे क्रॉस किया, इंटरलैकिंग किया, हाथ सीधे रखे, आप पेशेंट के ऊपर आएंगे और उसके बाद में कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। कंप्रेशन की रेट आपकी 100 से 120 इन ए मिनट्स, 100 से 120 इन ए मिनट्स। और डेप्थ जो है, डेप्थ आपकी जो ये चेस्ट का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, ये आपका इसका
लगभग 1/3 मतलब 5 सेंटीमीटर, एडल्ट के अंदर 5 सेंटीमीटर आपको कंप्रेस करना है, ठीक है। और दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में आना है, जिसको बोलते हैं कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल। अगर आप कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल नहीं होगी तो आप इनफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हार्ट को आपने मौका ही नहीं दिया दोबारा से ब्लड उसमें आने के लिए। तो अपन शुरू करते हैं चेस्ट कंप्रेशन। ये मैंने अपना लोअर पाम रखा, ये स्टर्नम बोन, ये लोअर पाम, इंटरलेगिंग किया दूसरे हैंड को, मैं पेशेंट के ऊपर आया, मेरे एल्बो बैंड नहीं है, and you have to start like this: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30। अब 30 कंप्रेशन के बाद जो मैं कह रहा था कि रेशो क्या होना चाहिए, 30 बार आपने चेस्ट कंप्रेस किया, उसके बाद में 2 बार आपको रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। उसका भी मेथड है। रेस्क्यू ब्रीथ कैसे देनी है, सपोज कीजिए कि आपका पेशेंट का जो हेड है वो फ्लैक्स है, तो ये इसमें एयरवे आपके कोलैप्स हो रहे हैं। एयरवे को ओपन करने का तरीका क्या है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। तो आप अपने राइट हैंड से पेशेंट के हेड को आपने टिल्ट किया एंड चिन को लिफ्ट किया एंड इस तरह से माउथ को ओपन किया। दिस इज द मेथड टू ओपन द एयरवे, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। इस तरह से ओपन करके, और आपको अगर आपके पास में कोई डिवाइस है जो यूजुअली नहीं होती, हर जगह अपन अगर कहीं भी कोई पब्लिक प्लेस में है तो वहाँ पे डिवाइस नहीं मिलेगी, तो उस केस में आपको माउथ टू माउथ ही ब्रीथ देना पड़ेगा। उसमें आपको पेशेंट का जो माउथ है उसको एनसक्लेज करना है और फिर आपको ब्लो करनी है, एयर ब्लो करनी है ओवर 1 सेकेंड। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि विजिबल चेस्ट राइज होना चाहिए। जब आप ब्लो कर रहे हैं तो पेशेंट का जो चेस्ट है वो आपको फूलता हुआ दिखाई देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जब आप ब्लो कर रहे हैं तो पेशेंट का चेस्ट राइज होना चाहिए और आपको ऐसे 2 बार सांस देनी है। तो आपने 30 कंप्रेशन किए, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, माउथ ओपन किया, माउथ टू माउथ आपने क्लोज किया, ब्लो किया, विजिबल चेस्ट राइज ओवर 1 सेकेंड। एक ब्रीथ 1 सेकेंड में देनी है। ऐसी आपको कितनी ब्रीथ देनी है, 2 सेकेंड। और उसके बाद में दोबारा से इमीडिएटली चेस्ट कंप्रेशन रिज्यूम करना है, क्योंकि हमको हमारे कंप्रेशन में इंटरप्शंस मिनिमम होने चाहिए, नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स। किसी भी काम, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए 10 सेकेंड से ज़्यादा का इंटरप्शन नहीं आना चाहिए। इसी को बोलते हैं हाई क्वालिटी सीपीआर। 30 कंप्रेशन दिए, फिर 2 ब्रेथ, 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ। अगर आपके पास में 2 लोग हैं, अगर आप 2 लोग हो तो आप चेस्ट कंप्रेशन करते रहिए, दूसरा व्यक्ति जो है वो आपको ब्रीथ डिलीवर्ड करेगा और फिर बाद में 2 मिनट के बाद, मतलब 5 साइकिल सीपीआर के बाद में आपको रोटेशन करना है। क्यों? क्योंकि हम करेंगे हाई क्वालिटी सीपीआर। अगर 2 मिनट के बाद में मैं सीपीआर कंटिन्यू करता हूं तो मैं क्या है, थक जाऊंगा तो मैं, मेरा सीपीआर इफेक्टिव नहीं होगा तो मतलब नहीं है, फिर आप दूसरे से रोटेट करें। तो ऐसे ही 5 साइकिल्स के बाद में फिर आप ब्रीथिंग करें, दूसरा बंदा सीपीआर करेगा। इस तरह से इसको रोटेट करना है। दूसरा मेथड होता है हमारे पास में एयरवे ओपन करने का, जॉ थ्रस्ट। जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर क्या होता है कि यू हैव टू पुट योर लिटिल फिंगर एट द एंगल ऑफ माउथ। 3 फिंगर आपको अपने ये आपका इस पे रखनी है, चिन बोन पे, और आपको इस तरह से चिन को एक्स करके और इस तरह से ओपन अप करना है। जब आपके पास में 2 रेस्क्यूअर आप होते हो तो इस तरह से आप एयरवे ओपन कर सकते हो, ठीक है। हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, अब ब्रीदिंग ओवर 1 सेकेंड, 30 कंप्रेशन 30:2, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग, और एवरी 2 मिनट्स के बाद में ये रोटेशन, सो दैट यू हैव टू कंटिन्यू हाई क्वालिटी सीपीआर। अब आप सवाल उठता है कि ये आपको कब तक करना है। आपने इमरजेंसी सिस्टम को एक्टिवेट किया था जब तक कि वो एम्बुलेंस नहीं आ जाती है या पेशेंट रेस्पॉन्स नहीं करने लग जाता है। पेशेंट का हो सकता है सर्कुलेशन आ जाए और पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं करने लग जाए, देन यू हैव टू स्टॉप इट। तो इस तरह से हम बेसिक लाइफ सपोर्ट में चेस्ट कंप्रेशन एंड ब्रीदिंग और ये सब हम करते हैं। सीपीआर का मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। और आपको तो आपने अभी फर्स्ट टाइम देखा होगा या पहले भी देखा होगा, लेकिन ये अगर इफेक्टिव सीपीआर होता है तो इससे बहुत लोगों को बचाया जा सकता है। हम रोज़ाना ये देखते हैं, कोई भी पेशेंट हमारे पास में एम्बुलेंस से आता है, वो आने से 2-3 मिनट पहले ही वो बोला कि साहब इसने बिल्कुल कोलैप्स हो गया, बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव, बोलना बंद हो गया। अगर उसको 2 से 3 मिनट का समय इमरजेंसी में आने से पहले है और फिर हम उनको एग्रेसिव सीपीआर करते हैं, हमारे इमरजेंसी रूम में इंट्यूबेट करते हैं, सारे लाइफ सपोर्ट पे लेते हैं, उनमें से काफ़ी लोग बच जाते हैं, बिल्कुल न्यूरोलॉजिकली, हार्ट वाइज, किडनी सब सेव हो जाते हैं।
लेकिन 2 से 3 मिनट के समय में जो सर्कुलेशन कोलैप्स हुआ है, अगर अपन ने रिस्टोर नहीं किया इफेक्टिव सीपीआर से, तो हार्ट तो कई बार रिवाइव हो जाता है, लेकिन ब्रेन रिवाइव नहीं होता, किडनी शटडाउन कई बार हो जाती है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, जैसे एयरपोर्ट पे पेशेंट कोलैप्स हुआ, वो तुरंत हमारे इमरजेंसी में लेके आए, हमने इमीडिएटली सीपीआर शुरू किया, उसका हार्ट आ गया, उसमें अटैक मालूम पड़ा, इंट्यूबेट किया, सपोर्ट पे हमने उसकी एंजियोप्लास्टी कर दी, ब्लॉकेज क्लियर कर दिया, हार्ट रिकवर हो गया। यंग पेशेंट है, ये मैं एग्जांपल दूंगा, 26 साल का लड़का जो कि ये मानसरोवर में आईएएस स्कूल के सामने ही उसने अपने फादर को कहा, फादर हमारा पेशेंट था, और उसने कहा कि है ना मेरे को थोड़ा सा अनइजीनेस हो रही है चेस्ट में और लेफ्ट आर्म में। नवंबर का महीना था, ठंड का महीना, तो उन्होंने सोचा कि मस्कुलर पेन होगा, और उसने लड़का जो खुद बोल रहा था वो खुद ड्राइव करता रहा, एयरपोर्ट तक आ गया। एयरपोर्ट पे पहुंचते ही उसने अपना गाड़ी का जो जैसे ही गेट खोला, उससे बोला उन्होंने बोला कि पास में ईएचसीसी हॉस्पिटल चल। उसने जैसे ही गेट खोला और वो वहीं पे कोलैप्स हो गया। तो आसपास में बाईस्टैंडर जो थे, उनकी मदद से उनके फादर जो कि पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने उसको रियर सीट में डाला, और वहाँ से 3 मिनट का समय होगा वो लेकर के आ गए। लाते ही हमने इफेक्ट बहुत ही हमारा एग्रेसिव जो एडवांस लाइफ सपोर्ट है वो हमने शुरू किया, इंट्यूबेट किया, तुरंत ईसीजी चेक किया, शॉक लगा के रिवर्ट करने के बाद में तो मैसिव हार्ट अटैक था। विदिन 30 मिनट्स हमने उनका एंजियोप्लास्टी कर दिया, हो गया, वो हार्ट रिकवर हो गया, लेकिन हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी होगी। 26 साल का लड़का, और कम से कम 2 से 3 हफ्ते हमने उनको किडनी के लिए हमने डायलिसिस सपोर्ट पे रखा, ब्रेन को रिकवरी का वेट किया, अल्टीमेटली उसको बचा नहीं जा सका। हार्ट बच गया लेकिन नहीं हुआ। रीज़न, अगर वो पीछे की सीट पे डालने की बजाय अगर वो वहीं फ्लैट सरफेस पे लेके सीपीआर चालू कर देते और हमारी इमरजेंसी को इन्फॉर्म करते कि साहब ऐसे कोलैप्स हुआ है, तुरंत एम्बुलेंस भेजो, और पैरामेडिक स्टाफ जाकर के सीपीआर करते करते अगर वो लेके आते हॉस्पिटल में, तो हो सकता है वो बच जाता। और ऐसे भी हैं जो कि बोलते कि साहब एम्बुलेंस में आ रहे थे, 2 से 3 मिनट पहले पेशेंट कोलैप्स हुआ सर, वो एकदम बेहोश हो गया, हमारे पास में आया, हमने सीपीआर किया इमरजेंसी में, तुरंत एंजियोप्लास्टी करी, और वो विदिन 12 to 24 आवर्स उनको होश भी आ गया, और किडनी का फंक्शन नॉर्मल है, और बिल्कुल सर्वाइव करते गए हैं। देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। तो इसका मतलब ये है कि एज ए जनरल पब्लिक, एज ए लेमैन, हम सभी बच्चों को, बड़ों को ये मानना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट सीखें, और इसके बारे में जानकारी आपको सब जगह मिलेगी। इंटरनेट पर सर्च करोगे उसमें भी मिल जाएगा, आपको लाइव वीडियोस भी मिल जाएंगे, आपको डमी भी मिलेगी प्रैक्टिस करने की। लेकिन ये एक टेक्निक है जो आप सीखोगे, उससे कई लोगों को बचा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जैसे पेशेंट कोलैप्स होता है ना, तो लोग घबरा जाते हैं। अभी 1 महीने पहले की बात है, अब डॉक्टर फैमिली हस्बैंड वाइफ थे, यंग फीमेल, कई दिनों से बोलते एसिडिटी है, बोले पेंटोसिन खा रही थी। उनका हस्बैंड इज ए पीडियाट्रिशियन, और वो खुद थी मतलब फार्माकोलॉजिस्ट। तो घर पे ऐसे बात कर रही थी है, और एकदम से वो कोलैप्स हो गई। तो उनके हस्बैंड को लगा ये तो इतने में कोई फ़ोन आ रहा था, तो उन्होंने फ़ोन पे सोसाइटी में किसी का फ़ोन आ रहा था, उनको बोला कि यार तुम तुरंत मेरे पास में आओ, और उन्होंने सीपीआर करना शुरू कर दिया। मानसरोवर की बात है, और सीपीआर करना शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने बोला कि तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस को बुलाओ। सीपीआर किया, करते रहे, लेकिन इफेक्टिव सीपीआर होता नहीं है, क्योंकि घर से लेकर के फिर आपको नीचे अपनी कार में ले आना, और कार में भी जो फ्लैट सरफेस होती नहीं है, फॉर्म वाली सीट पे पूरा सीपीआर प्रॉपर नहीं होता। उनको रश करके ले गए, वो किसी नियरेस्ट हॉस्पिटल में गए, और उनका एंजियोप्लास्टी भी हो गया, लेकिन वो ब्रेन इंजरी काफ़ी सिग्निफिकेंट थी। फॉर्चुनेटली 4 हफ्ते के बाद में, 3 से 4 हफ्ते बाद में उनको होश आ गया, और वो रिवाइव हो गई। थोड़ा सा हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी है, बट शी इज़ 46-45 के आसपास में होगी, क्योंकि उनका सीपीआर हुआ, उनका हस्बैंड डॉक्टर था, तो वो हद तक बच गए। लेकिन अगर आप सीपीआर जानेंगे तो काफ़ी लोगों को बचा सकते हैं। तो ये मैसेज है, हाउ टू प्रिवेंट सडन कार्डियक डेथ इन यंग। अब नेक्स्ट के लिए चलते हैं। थैंक यू डॉक्टर अनिल। थैंक यू। अब एक स्मॉल सेशन है जिसमें कि आरजे कार्तिक कुछ कॉमन जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे से पूछेंगे, एंड विल रिप्लाई टू देम, और फिर हम 1-2 क्वेश्चन आपसे भी लेंगे जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं। अगर आप में से किसी के मन में सीपीआर को लेकर कोई सवाल है जो अभी यहाँ पे परफॉर्म किया है। Sir, I've seen a lot of doctors, when they do CPR, they get tired, so there is always another doctor to get hop in to like continue the process. But once I have seen a doctor, like he was alone, and like he was doing CPR, but when he gets tired, he started using one hand. Because like, I didn't get it that why he is using one hand, but is it the right process? I didn't get it till now. कई लोगों को कुछ कंडीशंस होती हैं हाथ में, अगर मान लो कई लोगों को छोटा मोटा कोई जॉइंट स्वेलिंग है, आर्थराइटिस है, कोई और कोई इशू है, तो उसमें सिंगल हैंड टेक्निक भी हम यूज करते हैं। सिंगल हैंड टेक्निक को मैं आपको डेमोस्ट्रेट करता हूँ। स्ट्रेट एंड
just support by this hand and compression like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So ये हैंड में आपको इंजर्ड हैंड आपका फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा है. You are applying force by this your shoulder and upper body. तो सिंगल हैंड टेक्निक भी हम यूज कर सकते हैं. जैसे इन्फेंट्स में हम 2 फिंगर से करते हैं. इन्फेंट्स में इतना बड़ा चेस्ट नहीं होता है तो हम 2 फिंगर से भी करते हैं. इन्फेंट्स में जो नियोनेट्स होते हैं उनके 2 फिंगर से भी करते हैं. सांस देने का आपने बताया कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा डेमो करके बताया जाए कि सांस देना किस तरीके से है. और मैं एक सलाह भी दूंगा, आज ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आज पीसीआर का, इसके ऊपर कुछ क्लासेस भी लेनी शुरू करनी चाहिए, जैसे योगा की क्लासेस चलती हैं. नहीं, हम कर रहे हैं मुकेश विनोद जी, ये है हमारे पास सेशंस होते हैं, हमारे हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज करते हैं हम डिफरेंट ग्रुप्स के लिए. आपका रोटरी क्लब के लिए भी ऑर्गेनाइज करेंगे. जी, थैंक यू. जैसा कि मैंने बताया आपको, सबसे पहले आपने रेस्पॉन्सिवनेस चेक की, ब्रीदिंग चेक की, पल्स चेक की. आपको पता है पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, देर इज़ नो ब्रीदिंग और एगोनल गैस्प, जिसको हम कार्डियक अरेस्ट की ही ब्रीदिंग मानते हैं, जो कि कुछ इनिशियल मिनट्स में आती है. उसके बाद में पल्स चेक की, पल्स नहीं है. इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है एयरवे. एयरवे का मतलब क्या है कि आपका जो विंड पाइप है ये पूरा ओपन अप है या नहीं है. क्योंकि अगर मान लो पेशेंट ने वॉमिट किया हुआ है, कोई फूड पार्टिकल्स हैं, या पेशेंट का फ्लैक्स नेक अगर फ्लैक्स है और वो विंड पाइप ओपन ही नहीं है, तो आप ब्लो करके भी एयर आपकी जाएगी कैसे. तो नेक्स्ट स्टेप है एयरवे को ओपन करना. एयरवे को ओपन करने की टेक्निक मैंने आपको बताई. 2 मेथड्स हैं, हेड टिल्ट, चिल लिफ्ट. ठीक है, हेड टिल्ट में ये सिंगल हैंड आपने फोरहेड पे रखा, इसको आपने एक्सटेंड किया गर्दन को, दूसरी हैंड से ये आपने चिन को लिफ्ट किया. ठीक है, एंड ओपन अप लाइक दिस. ठीक है, ऐसे ओपन करके उसके बाद में माउथ टू माउथ एंसरक्लेज करके उसके बाद में ब्लो करना है. और ब्लो में ये ध्यान रखना है कि आप जो एयर ब्लो कर रहे हैं उससे आपके विक्टिम का चेस्ट राइज होना चाहिए. और जो ब्रीथ है वो ओवर 1 सेकेंड देनी है. ठीक है, 1 सेकेंड में ब्रीथ देनी है और जो ब्लो कर रहे हैं उससे विजिबल चेस्ट राइज होना चाहिए. सो चेस्ट शुड बी राइज लाइक दिस. नेक्स्ट ब्रीथ लाइक दिस. ऐसे 2 ब्रीथ देनी है. दूसरा मेथड मैंने बताया आपको, जॉ थ्रस्ट लाइक दिस, ऐसे करके, और ये आपको ओपन अप करना है. उसमें भी, लेकिन उसके लिए आपको दूसरा वो चाहिए, 2 रेस्क्यूअर चाहिए उसके लिए, जॉ थ्रस्ट के लिए. वो सिंगल रेस्क्यूअर के लिए पॉसिबल नहीं है. सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि क्या हम कर सकते हैं कि ये सब हो ही ना. ये जो सडन कार्डियक डेथ्स इन यंग है और जो हम सुन रहे हैं और जिससे बचने के लिए ये सब कर रहे हैं, ये सब ना हो, उसके लिए क्या हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए. अगर आप, वैसे तो सबको सब पता है, लेकिन फिर भी आप रिपीट करेंगे तो मुझे लगता है रिविजन हो जाएगा. जी हाँ, जैसे ये तो सबसे बेसिक चीज़ है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर. और प्रिवेंशन का की है, जैसे पहली चीज़ तो अभी आज अपने फर्स्ट पॉइंट लिया, टेक चार्ज एट 18, यानी अर्ली एज से ही अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करिए. बेसिक चेकअप है आपका अर्ली एज में. 18 ईयर्स इज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू शुड गेट योरसेल्फ थॉरली चेक्ड, और फिर आगे फॉलो करिए. 3 चीज़ें जो मैं एंडोर्स करना चाहूँगा, आप सब भी जानते हैं. नंबर 1, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट. उसमें आपका शुगर हम बोलते हैं कि ना के बराबर. कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेन कल्पिट. पहले बोलते थे साहब चर्बी या फैट की बोलते थे, लेकिन अभी आजकल बोलते हैं लो कार्ब. मीठा जितना कम खाएं उतना अच्छा, चिकनाई की मात्रा जितनी कम रखें वो अच्छा. अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो लिमिट में ले सकते हैं, एकदम ज़ीरो नहीं कर रहे. देशी घी कई बोलते हैं तो हम अलाउ करते हैं, प्रोवाइडेड आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल लिमिट्स में, प्रोवाइडेड यू आर फिजिकली एक्टिव. फिजिकली एक्टिव है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो लिमिट में देशी घी खा सकते हो. तेल की मात्रा कम रखें. तेल जो काम में लेते हैं वो बदल बदल काम में लें, जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशो मेंटेन रहे. तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल इज़ बेटर देन 1 ऑयल. आप देशी की लिमिट में ले सकते हो. हाई फाइबर डाइट लीजिए, स्मॉल सर्विंग्स में लीजिए. स्मॉल सर्विंग्स में वो जापानीज़ बुक आप इकिगाई लोगों ने पढ़ी होगी, तो वो स्मॉल बाउल में लेते हैं, 4-5 स्मॉल बाउल्स में, ताकि वो कम खाना है. आपकी जितनी एपिटाइट है उसका 70% खाइए. हमेशा जगह छोड़ दीजिए थोड़ा. कोई मनवार करता है ना, 1-2 रोटी की जगह होती है, आप पहले रुक जाते हैं, उससे पहले ही रुक जाइए. आपका स्टमक थोड़ा सा खाली फील होना चाहिए. उस टाइम पे लगेगा कि आपको भूख लग गई है, लेकिन आप 15 मिनट वेट करेंगे ना, तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि मैं एकदम लाइट हूँ, मेरी एपिटाइट भी पूरी हो गई है. तो ईट लेस, हाई फाइबर, लो शुगर, बैलेंस प्रोटीन. प्रोटीन की मात्रा बैलेंस रखिए. नॉन वेजिटेरियंस में प्रोटीन की सोर्स लिमिटेड है. जैसे अपना दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, पनीर है, बाकी दालें हैं, सोयाबीन है, तो प्रोटीन मेंटेन करना चाहिए. तो हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट,
सेकेंड इज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में आपका कोई भी रेगुलर जो मेंटेन कर सकें, नॉट फॉर वंस और ट्वाइस ए वीक, रेगुलरली, जैसे कि वॉक, डेली वॉक, विच इज़ वेरी सिंपल, कैन बी इजीली डन। स्पोर्ट्स शू अच्छे होने चाहिए। 40 से 45 मिनट रेगुलर आप वॉक करिए, ब्रिस्क वॉक करिए, या फिर कोई भी एरोबिक स्पोर्ट है जो आप रेगुलर खेलते हैं, टेनिस है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल, वॉट एवर, तो रेगुलर एरोबिक एक्टिविटी, बैलेंस डाइट। थर्ड इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा एंड मेडिटेशन इज़ द बेस्ट। डू अ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन और रेगुलर बेसिस। और अपनी पसंदीदा जो आपका हॉबी है उसको परस्यू करिए, चाहे गार्डनिंग हो, चाहे लिसनिंग टू म्यूज़िक हो, चाहे आपका सिंगिंग हो, और साथ में थोड़ा टाइम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और फ्रेंड्स के साथ में स्पेंड करिए। ये 3 टिप्स हैं: हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट, रेगुलर एरोबिक एक्टिविटी, नंबर 3 है स्ट्रेस फ्री लाइफ, स्ट्रेस मैनेजमेंट।